तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की टर्म, यूनिट, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के साथ इसका रिलेशन देखेंगे कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से कैसे सुपीरियर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे कि हम लोग मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो हम लोग फॉर्मुलेट भी वैसे ही कर देते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वैसे ही हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की जगह नॉर्मेलिटी में डील करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को। तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वैसे इसको फॉर्मुलेट करते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी में क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स देखते थे हम 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है। यहाँ क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आप जानते थे कि नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस से। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख दें मोलैरिटी वाली इक्वेशन में, तो हमें इक्वेशन ये मिलती है, मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें उस सब्सटेंस के मास को उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना होता है। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जो होता है वो उसके मोलर मास को उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करने पर मिलता है। अभी बताएंगे हम आपको वैलेंस फैक्टर क्या होता है। तो अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट कर दें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वाली इक्वेशन में, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा मास ऑफ द सब्सटेंस, वैसे ही रहेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस की जगह रख दिया मोलर मास अपॉन बैलेंस फैक्टर, तो ये रख दिया मोलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर ऊपर पहुंच गया, तो ये बन गया मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू बैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से आप एक चीज देखिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल में एक रिलेशन मिलेगा आपको कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। इसमें भी है नंबर ऑफ मोल में मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, केवल एक्स्ट्रा क्या है, इनटू बैलेंस फैक्टर। तो अगर हम लिखें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया हमारा, ये टर्म होगी हमारी नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर। तो एक रिलेशन हमें ये मिल जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर। यानी कि वे सब्सटेंसेस जिनका बैलेंस फैक्टर 1 होगा उनके नंबर ऑफ मोल्स उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे, लेकिन बैलेंस फैक्टर चेंज है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस होगा। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता लग गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू बैलेंस फैक्टर। इस वैल्यू को हम नॉर्मेलिटी वाली इक्वेशन में रख दें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह, तो हमें मिलेगा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इनटू बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ये सब किसके इक्वल है, आप देखेंगे ये सब है मोलैरिटी के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी हमें चाहिए हो किसी भी सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी में बैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं पहली बार, यानी कि वे सब्सटेंसेस जिनका बैलेंस फैक्टर 1 होगा उनकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों इक्वल होगी, लेकिन अब बैलेंस फैक्टर डिफरेंट है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी डिफरेंट होगी। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस फैक्टर की, किसी भी सब्सटेंस का बैलेंस फैक्टर क्या होता है। तो केमिकली हम लोग कंपाउंड को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। तो किसी भी एसिड का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, उस एसिड में जितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस होंगे, जितने H पॉजिटिव रिप्लेस हो सकते हैं, एसिड लूज कर सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, क्योंकि जितने H पॉजिटिव होंगे उतना ही बेस मॉलिक्यूल से वो कंबाइन करेगा, तो वही होती है बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। तो HCl को देखें, HCl ब्रेक होता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो एक H पॉजिटिव दिया इसने तो बैलेंस फैक्टर 1, HNO3 भी एक H पॉजिटिव देता है तो बैलेंस फैक्टर 1, H2SO4 2 H पॉजिटिव देते हैं तो बैलेंस फैक्टर 2, H3PO4 3 H पॉजिटिव देते हैं तो बैलेंस फैक्टर 3, एसिटिक एसिड CH3COH 1 H पॉजिटिव देता है तो बैलेंस फैक्टर 1। यहाँ पे आप एक चीज देख लें कि इसमें टोटल हाइड्रोजन्स 4 हैं बच्चों, टोटल हाइड्रोजन्स 4 हैं, 3 जो है मिथाइल हाइड्रोजन्स है, एक जो है हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है। तो ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं ये रिप्लेसेबल नहीं है,
कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन्स H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं टूटते हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है, तो ये हाइड्रोजन्स एसिडिक नहीं होते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोक्सिल वाला, OH वाला, जो O से लगा है। तो ये एक ही H पॉजिटिव देगा, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 1 होगा, ना कि 4 होगा। अब बात करते हैं हम लोग बेस की। तो बेस क्या होते हैं? बेस के केस में बैलेंस फैक्टर, कोई भी बेस मॉलिक्यूल जितने OH नेगेटिव आयंस देता है वही होता है उसका बैलेंस फैक्टर, और जितने OH नेगेटिव आयंस देगा वही उस बेस की एसिडिटी होती है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जितने OH नेगेटिव देगा उतने ही एसिड के मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन कर लेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं एसिडिटी ऑफ दैट बेस। तो किसी भी बेस का बैलेंस फैक्टर इक्वल होता है उसके द्वारा दिए गए OH नेगेटिव आयंस के या फिर उस बेस की एसिडिटी के। तो हम देखते हैं, एक बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 1 OH नेगेटिव देता है केवल, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखें तो 2 OH नेगेटिव देता है, तो बैलेंस फैक्टर 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखें तो 3 OH नेगेटिव देता है, तो बैलेंस फैक्टर 3। तो एसिड और बेस हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट बेटा कैटायंस और एनायंस से मिलकर बना होता है। सॉल्ट में कैटायंस और एनायंस होते हैं। अब किसी सॉल्ट का बैलेंस फैक्टर देखना होता है तो उसके कैटायन और एनायंस को हम सेपरेट कर देते हैं। जिस चार्ज से वो दोनों आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं वो चार्ज ही होता है बैलेंस फैक्टर। अब NaCl को हमने सेपरेट किया तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं एनायन पे भी 1 नेगेटिव है, कैटायन पे भी 1 नेगेटिव, इसका मतलब ये 1 चार्ज से बॉन्डेड थे, तो बैलेंस फैक्टर 1। MgCl2 को तोड़ेंगे तो Mg2 पॉजिटिव और ट्वाइस Cl 1 नेगेटिव, तो देखिए Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक Cl पे 1 नेगेटिव है, लेकिन है कितने? 2 Cl हैं, तो यहाँ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव से केमिकली बॉन्डेड है कंपाउंड, तो बैलेंस फैक्टर हो गया 2। ऐसे ही K4FeCN का होल 6 में देखें तो टूटेगा 4K पॉजिटिव और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, तो एनायन पे 4 नेगेटिव चार्ज है और एक कैटायन पे 1 पॉजिटिव है, लेकिन ऐसे 4 कैटायन है हमारे पास, तो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव से बॉन्डेड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 4। तो हमने जान लिया एसिड बेस और सॉल्ट के बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि कुछ सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल HCl है, आपको मालूम है HCl का बैलेंस फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। H2SO4 है, आपको मालूम है इसका बैलेंस फैक्टर 2 होता है। H3PO4 है, आपको मालूम है इसका बैलेंस फैक्टर 3 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका बैलेंस फैक्टर आपको पता है कि 2 होता है, अभी मैंने बताया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका बैलेंस फैक्टर 1 होता है। या फिर कोई सॉल्ट है फॉर एग्जांपल AlCl3, इसका बैलेंस फैक्टर 3 होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि HCl की मोलैरिटी जो है वो 2 मोलर है, तो बताओ नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो आप समझ जाओगे जिसका बैलेंस फैक्टर सेम होता है। आपको एक क्वेश्चन अभी हमने बताई थी, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, तो मोलैरिटी में बैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो HCl की मोलैरिटी क्या है? 2, बैलेंस फैक्टर क्या है? 1, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो 2 नॉर्मल, मतलब वे सब्सटेंसेस जिनका बैलेंस फैक्टर 1 होता है उनकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों इक्वल ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं H2SO4 की, इसका बैलेंस फैक्टर 2। अगर कोई कहते हैं इसकी मोलैरिटी जो है वो 2 मोलर है, तो बताओ नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? बैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4 नॉर्मल। तो आपने देखा जिसका बैलेंस फैक्टर 1 नहीं है उनकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। अब अगर हम H3PO4 फास्फोरिक एसिड की बात करें तो इसका बैलेंस फैक्टर 3 है। अगर इसकी मोलैरिटी 2 मोलर हो तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, 2 3 जा 6 नॉर्मल होगी। ऐसे ही हम बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका बैलेंस फैक्टर 2 है, तो अगर इसकी मोलैरिटी आपको दी जाए फॉर एग्जांपल 2 मोलर, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 नॉर्मल। NaOH इसका बैलेंस फैक्टर 1 है, इसकी मोलैरिटी अगर आपको दी जाए 2 मोलर तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। जिसका बैलेंस फैक्टर 1 होता है उसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों क्या होती है बच्चों? इक्वल होती हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू उसकी क्या हो जाएगी? 2 मोलर, 2 नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस फैक्टर 1 है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट की बात करें तो इसका बैलेंस फैक्टर 3 है। बैलेंस फैक्टर 3 है तो अगर आपको मोलैरिटी दी जाए फॉर एग्जांपल 2 मोलर, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? बैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलैरिटी में, 2 3 जा 6 नॉर्मल। तो आपने जाना those substances for which the valence factor is 1, they have similar values of molarity and normalities, but in case the value of valence factor is different, it is not equal to 1, then molarities and normalities will be different, they will not be equal to 1। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि
नॉर्मेलिटी कैसे मोलैरिटी से सुपीरियर है, हमें नॉर्मेलिटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम कुछ रिएक्शंस कंसीडर करते हैं बच्चों। पहली रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शंस हमने ली हैं। पहले में हमने जो एसिड लिया है वो HCl लिया है, बेस लिया है NaOH लिया। इन दोनों के ही बैलेंस फैक्टर 1 होते हैं, NaCl बनता है। तो हमने माना कि जो HCl सोल्यूशन हमने यूज किया था उसकी मोलैरिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था। जो NaOH सोल्यूशन हमने यूज किया था उसकी मोलैरिटी M2 थी, वॉल्यूम V2 था। अगर हमें किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम पता हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है बच्चों किसी भी सोल्यूशन का, तो नंबर ऑफ मोल निकल आते हैं। अब जरा आप इसकी स्टोइचियोमेट्री पे नजर डालिए क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं कि ये दोनों का बैलेंस फैक्टर क्या है, 1। मतलब 1 मोल ऑफ HCl विल कंबाइन विद 1 मोल ऑफ NaOH। तो जितने HCl के मोल खर्च होंगे उतने ही NaOH के मोल खर्च होंगे। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड क्या लगेंगे, M1V1। नंबर ऑफ मोल MB होते हैं, एसिड की हमने कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम्स M1V1 माने थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड क्या हो गया, M1V1। ऐसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस क्या हो गए, M2V2। तो उन रिएक्शंस के केसेस में जहां बैलेंस फैक्टर 1 होता है वहां नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, मतलब M1V1 और M2V2 इक्वल होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी रिएक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल H2SO4 और NaOH, तो H2SO4 का बैलेंस फैक्टर होता है 2 और NaOH का बैलेंस फैक्टर होता है 1। अगर हम यहाँ भी माने कि H2SO4 की मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, NaOH की मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ पे क्या इनके मोल्स इक्वल होंगे, जितने मोल्स H2SO4 के खर्च होंगे उतने ही मोल्स क्या NaOH के खर्च होंगे। एसिड के मोल्स M1V1 हो गए, बेस के मोल्स हो गए M2V2। क्या ये इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 1 मोल ऑफ H2SO4 कंबाइंस विद 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये इक्वल नहीं है, तो इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करें, हम लिखें कि अगर हमारे एसिड के मोल्स जो है वो M1V1 खर्च हुए हैं, तो बेस के मोल्स क्या होंगे, M2V2 इक्वल्स टू 2 इंटू M1V1। तो बेस के जो मोल्स खर्च होंगे वो एसिड के मोल से डबल खर्च होंगे, 2 इंटू M1V1 होंगे। तो ये इक्वेशन अब इक्वल होगी जब हम इसमें इनके बैलेंस फैक्टर्स 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने लिख दिया है। तो इसमें एसिड का बैलेंस फैक्टर क्या है, 2, और बेस का बैलेंस फैक्टर क्या है, 1। आप देख सकते हैं। अब हमने आपको बताया था जैसे कि मोलैरिटी से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं MB, वैसे ही नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम नॉर्मेलिटी से निकाल सकते हैं NB करके। जैसे MB से क्या मिलता है हमें मोल, तो NB से हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। तो हम लोग अगर देखें मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर क्या हो जाता है हमारा, नॉर्मेलिटी। तो इसमें मोलैरिटी है और बैलेंस फैक्टर है हमारा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मेलिटी कह सकते हैं। वॉल्यूम ऐसे का वैसे ही रख दिया। ऐसे यहाँ पे मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने देखा कि N1V1 इक्वल्स टू N2V2 हुआ, हर केस में होगा, चाहे बैलेंस फैक्टर कुछ भी हो, कैसे भी एसिड हो, कैसे भी बेस हो, सॉल्ट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल ही आते हैं। भले ही नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ना आए, नंबर ऑफ मोल्स तब इक्वल आएंगे जब उनके बैलेंस फैक्टर्स इक्वल हों। जबकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट इज NV, N1V1 हमेशा N2V2 के इक्वल होंगे, दो सब्सटेंसेस के, चाहे बैलेंस फैक्टर कोई भी हो। तो ये सुपीरियरिटी है नॉर्मेलिटी की मोलैरिटी पे, कि अगर आपको पता है कि किसी रिएक्शन में एक सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट X खर्च हो रहे हैं दूसरे से रिएक्शन में, तो आप ऑटोमेटिकली जान जाए कि दूसरे सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट भी X ही होंगे, चाहे उसका बैलेंस फैक्टर कोई भी हो। जबकि मोलैरिटी में ऐसा नहीं होता है, मोलैरिटी में हमें देखना पड़ता है कि बैलेंस फैक्टर क्या है। तो आज की क्लास में नॉर्मेलिटी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला बताते हैं।